तो सीटेट का ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक्स। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरा सिलेबस क्या है और कौन कौन सी हमको एनसीईआरटी की 3 बुक्स पढ़नी है और उनमें कौन कौन चैप्टर्स हैं। तो ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखें पिछला वाला। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप लोग बताएं कि एनिमल यानी जंतु और प्लांट यानी पौधे ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड यानी भोजन, तीसरा है शेल्टर यानी आश्रय, या फिर ट्रैवल। तो आप लोग बताएं कि एनिमल और प्लांट्स ये किसके अंतर्गत आते हैं। क्या ये फैमिली और फ्रेंड्स के अंतर्गत आते हैं, या फिर फूड के अंतर्गत आते हैं, या शेल्टर के, या ट्रैवल के। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताएं कि वर्क एंड प्ले ये किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है थिंग्स वी मेक एंड डू, तीसरा ऑप्शन है शेल्टर, और चौथा ऑप्शन है फूड। तो आप लोग बताएं कि वर्क एंड प्ले किसके अंतर्गत आता है। क्या फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आता है, या थिंग्स वी मेक एंड डू के अंतर्गत आता है, या फिर फूड के अंतर्गत आता है, या फिर शेल्टर के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट करके बताएं। तो अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो कंटेंट है उसके बारे में। देखिए, जो क्लास 3 की एनसीईआरटी की किताब है उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि पूरी किताब में स्टोरी वाइज डिस्कशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस किताब में जो वर्ड एनिमल है, जो एनिमल वर्ड है वो बेसिकली किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया है। एनिमल वर्ड जो है वो इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, रेप्टाइल्स के लिए और मैमल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि छोटे जो बच्चे होंगे वो एनिमल्स में खासकर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मैमल्स को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई पक्षी दिख रहा होगा, कोई बर्ड दिख रहा अगर होगा, तो उस बर्ड को बच्चे एनिमल के तरीके से समझेंगे, या कोई इंसेक्ट होगा, चींटी होगी, तो उसको एनिमल के तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे उनको अंतर करना स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि ये पक्षी है एनिमल में, और ये एनिमल में इंसेक्ट है, ये एनिमल में रेप्टाइल है, सांप है, इत्यादि। तो यहाँ पे पहले वाले पेज में आपको बस यही ध्यान रखना, डिस्कस करना है कि जो एनिमल वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वो इंसेक्ट के लिए, बर्ड के लिए, रेप्टाइल के लिए, मैमल के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे वो उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा उनको समझ में आएंगी कि वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करेंगे खुद, तब जाके वो सीख पाएंगे। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस की बात करी गई है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस की बात की गई है कि जो साइज है इन दोनों प्राणियों का, जो साइज़ है, आकार है, वो छोटा बड़ा क्या है। तो सीधे आपसे क्वेश्चन ईवीएस में आ सकता है कि जो स्क्वेरल है, जो गिलहरी है, और जो स्पैरो है, इनमें से साइज़ में छोटा बड़ा क्या होता है। तो हम जान सकते हैं कि जो स्पैरो होती है वो साइज़ में छोटी होती है और गिलहरी साइज़ में बड़ी होती है। फिर आगे हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूहा बना हुआ है, और चूहे के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें बताई गई हैं जैसे, और एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे जो चूहे होते हैं उनको जो उनकी आई साइट होती है, यानी उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनमें सूंघने की क्षमता, स्मेल करने की, टच करने की, जो छूने की क्षमता होती है और टेस्ट करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि चूहों में कौन कौन सी क्षमताएं, कौन कौन सी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्मेल करने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, स्वाद की, और टच करने की, छूने की क्षमता जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू उनके देखने की क्षमता से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें साथ साथ। फिर नेक्स्ट को हमारा जो पेज है उसमें डिस्कशन किया गया है कि गांधी जी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई।
तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी शुरुआत किस अवसर पर की गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 150वें जन्मदिन के अवसर पर की गई, और यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो बस यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हमारा पेज है जहाँ से कई क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जगह के, और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से एक ये ली चेन एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ये बोल रही है कि मैं हांगकांग से हूँ और जहाँ पर सांपों का भोजन करना एक आम बात है और मुझे सांपों का भोजन करने में बहुत अच्छा लगता है। तो हांगकांग में क्या है, स्नेक है, ध्यान रखेंगे सांप है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक गर्ल है, विद्यार्थी है, ये बोल रही है कि मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में फ़िश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, यानी कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे थॉमस, ये बच्चा है, केरला से है और ये बोल रहा है कि मैं केरला से हूँ और मेरे यहाँ पे बॉइल्ड टैपियोका विद कोकोनट करी, यानी मेरे केरला में जो है उबला हुआ टैपियोका और कोकोनट की करी के साथ में खाया जाता है और मुझे बहुत पसंद है। तो इतना आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात करी गई है कि ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष रूप से साइन जो लैंग्वेज होती है, जो सांकेतिक भाषा होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज की आवश्यकता किन बच्चों को पड़ती है। तो ऐसे बच्चे जो स्पीक नहीं यानी बोल नहीं पाते हैं और जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए करनी पड़ती है। फिर आगे अगर देखेंगे हम तो एक बहुत ही यूनिक तरीका है पढ़ने का और लिखने का, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है, जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक यूनिक तरीका इजाद किया गया जिससे वो भी पढ़ पाएँ और वो भी लिख पाएँ। तो यहाँ पे इस टेक्निक को, इस नए इजाद किए तरीके को हम कहते हैं ब्रेले। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रेले जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो किन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जो क्या नहीं कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में करते क्या है, यहाँ पे एक काफ़ी मोटा पेपर होता है और जिसके ऊपर डॉट्स, कुछ उठे उठे डॉट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे उठे उठे डॉट्स बनाए जाते हैं और बच्चे जो है उनको छू करके, यानी उनके ऊपर अपनी उंगली को फिराते हैं, दौड़ाते हैं और उससे उन डॉट्स को छूते हैं, महसूस करते हैं और इस तरीके से वो पढ़ते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्रेले, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे ब्रेले बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रेले है वो किस तरीके से डेवलप हुई और उसके पीछे किसका हाथ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लुइस ब्रेले एक व्यक्ति थे जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस में रहते थे। वो जब 3 साल के थे तब उनके पिताजी कुछ औजार के साथ में कुछ काम कर रहे थे और सडनली एक पॉइंटेड, एक नुकीला जो औजार था वो उन लुइस ब्रेले की आँख में लगा और इससे लुइस ब्रेले की आँख की रोशनी चली गई। अब इससे हुआ क्या, लेकिन उनको, लुइस ब्रेले को पढ़ाई लिखाई में बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा और वो लगातार सोचते रहे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, टेक्निक है जिससे लिखा और पढ़ा जा सके जो ऐसे व्यक्ति हैं जो देख नहीं पाते हैं। तो उन्होंने फाइनली एक नया तरीका इजाद किया जिससे वो कुछ चीज़ों को ऊपर टच करके, उनको फील करके वो पढ़ सकते थे। तो उस तरीके को बाद में ब्रेले स्क्रिप्ट कहा गया, ठीक है। इस तरीके से ब्रेले स्क्रिप्ट उन्हीं के नाम से पड़ी। अब अगर बात करें इस तरीके में होता क्या है, तो जैसा हमने देखा था पीछे कि इस तरीके में कुछ उठे हुए डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स के ऊपर, जो डॉट्स होते हैं बेसिकली मोटे कागज़ के ऊपर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर उंगली को घुमाने से पता चलता है कि यहाँ पे कितने डॉट्स हैं। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेले स्क्रिप्ट में कुल डॉट्स कितने होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 डॉट होंगे और जिसमें से कुछ डॉट उठे हुए होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि अगर ए हमको पढ़ना है तो ए में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, ए में 1 डॉट होगा, ठीक है।
कुल डॉट 6 हैं, लेकिन अगर ए पढ़ना है तो ए में 1 डॉट होगा, अगर बी पढ़ना है तो यहाँ पे 2 डॉट होंगे बी में, अगर सी पढ़ना है तो यहाँ पे 2 डॉट होंगे हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और अगर डी पढ़ना है तो यहाँ पे 3 डॉट होंगे इस तरीके से। अगर हमको ई पढ़ना है यहाँ पे 2 डॉट होंगे, लेकिन कुल डॉट कितने होंगे? 6 डॉट होंगे। तो जो उठे हुए डॉट होंगे उन्हीं के ऊपर उंगली को फिराने से समझ में आता है ऐसे बच्चों को कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, और इस तरीके से वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के ज़माने में अगर देखें तो कंप्यूटर के अंदर भी ये टेक्निक को लाया गया है। तो ये बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। आगे अगर हम बात करें कि पंख क्या होते हैं, देखिए बेसिकली पंख जो होते हैं प्राकृतिक रूप से हमको पक्षियों से मिलते हैं, और पंख जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। और बेसिकली पंख से हमें मिलता क्या है? पंख जो होते हैं पक्षियों को उड़ने में हेल्प करते हैं, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और उनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो पंख जो है पक्षियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे अगर हम देखें तो आज से कई वर्ष पहले जब कोई बर्तन नहीं थे, आज तो हमारे पास घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, हम अपने सामान को, खाने पीने की वस्तुओं को बर्तनों में रखते हैं, लेकिन आज से कई वर्ष पहले कोई बर्तन वगैरह नहीं था। तो उस समय फिर क्या किया जाता था? उस समय बर्तन को बनाने की टेक्निक ईजाद करी गई। तो कैसे? स्टोन्स को यानी पत्थरों को काट काट के बर्तन बनाए गए, या फिर मिट्टी के द्वारा मिट्टी को गूंथा गया और मिट्टी को गूंथ करके फिर बर्तन बनाए गए। फिर आगे चल करके ये टेक्निक को थोड़ा और एडवांस किया गया। जो गूंथी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनको सेका जाता था आग में, ताकि बर्तन थोड़े और अच्छी क्वालिटी के बन पाए। तो इस तरीके से बर्तन बनने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा और एडवांस में जाकर के हम, क्योंकि जो नियोलिथिक फेज़ था, यानी हमारा जो नवपाषाण काल चल रहा था, अनाज की खेती और जानवरों को पालतू बनाने में से कई बस्तियां परिचित हो गईं। यानी हमारे जो नवपाषाण काल था तो वहाँ पे पहली बार अनाज को वहाँ पे खेती करी गई और पालतू जो जानवर बनाए गए थे, और धीरे धीरे बस्तियाँ, वहाँ बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ थी जो परिचित हो गईं। तो उन्हें ऐसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ती थी जिनमें अपना खाद्य सामान जो है वो दूध वगैरह जमा करके वो रख सकें। तो उन्हें खाना पकाने, खाना खाने के लिए और बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः उन्होंने क्या किया? बर्तनों को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी जो लैंगिक भेदभाव होता है, या फिर जेंडर बायसेस यानी जो लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं, उनको भी क्लास में डिस्कस करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि कोई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पेशे क्या क्या हो सकते हैं, दोनों के प्रोफेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो नई तकनीकी हैं उनका इस्तेमाल भी दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि केवल बॉय ही है जो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, केवल बॉय ही है जो एक विशेष पेशे में रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो उनको ये बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, मेल फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो, वो कोई भी प्रोफेशन कुछ भी बन सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप लोग ज़रूर इन पॉइंट्स का नोट बनाएंगे कॉपी पे, और फिर ऐसे करते करते एक एक करके हम सारे वीडियोज़ को डिस्कस कर लेंगे, और पूरी जो हमारी NCERT है क्लास 3rd, 4th और 5th पूरा कवर हम कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।